सभी को नमस्कार है। हम लोग बात कर रहे हैं इस चैनल पर बहुत ही शानदार बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 7 पर जिसका नाम है सुव्यवस्थित योजना यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हम लोगों ने बात की थी इच्छा वाले चैप्टर में 6 मूलभूत नियमों के बारे में जिसको हमें फॉलो करना है। अब हम आ गए हैं कि किस तरीके से प्लानिंग को डिजाइन किया जाए। अगर आप चैप्टर नंबर 2 नहीं सुने हैं आप उसको प्लीज़ जा करके सुने, उसके बाद इस चैप्टर को सुनेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आएगी। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि पूरा चीज़ आपको यहाँ पर एक ही ऑडियो में पूरा का पूरा प्रॉपर मिले। तो समझते हैं कि ऑथर क्या कहना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं कि जो भी इनकम, जो भी अमाउंट आप क्रिएट करना चाहते हैं उस पर यह समझने का प्रयास करें कि किस तरह के काम आपको करना पड़ेगा, यानी आपकी प्लानिंग क्या होगी और किस तरीके के लोगों से मिलना पड़ेगा आपको, यानी कि आपकी कोर टीम कैसी होगी। जो भी आपकी कोर टीम होगी सबसे पहले तत्काल वैसे टीम बनाने की कोशिश करें। वो आपके नोन हो सकते हैं, आपके अननोन हो सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले उनसे मिलना चाहिए। दूसरी बात कि आपने जो भी आपके टीम में लोग हैं आप ये डिसाइड करें कि आप उन्हें बदले में क्या देंगे, क्योंकि किसी भी काम में अगर आप सामने वालों को आप पे नहीं करते हैं तो लंबा टाइम आपके साथ नहीं चलेगा। अब ज़रूरी नहीं कि आप पैसे का फॉर्मेट में पे करें, किसी भी फॉर्मेट में आप पे करना चाहते हैं और उनकी भी रजामंदी सामने वाले की है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। किसी को भी फ्री में कभी भी कनेक्ट ना करें अपने टीम में, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि आपको जो भी टीम के लोग हैं उनसे कम से कम वीक में 2 बार जरूर मिलें जिनके साथ आप काम शुरू करना चाहते हैं, और उससे ज़्यादा मिल सकते हैं तो और बेहतर है। और मिल करके प्लानिंग को डिजाइन करें पॉइंट टू पॉइंट। चौथा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके टीम में जितने भी लोग हैं उनसे आपका रिलेशनशिप बहुत ही आदर्श होना चाहिए, आपका तालमेल अच्छा होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के बीच में कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा होगा तो ही आपकी टीम स्ट्रांग बनेगी। और आपको 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए पूरे टीम बनाते समय और अपने टारगेट को लिखते समय, प्लानिंग करते समय। सबसे पहला ये कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए आपके प्लानिंग में। अब इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। कई बार होता है कि ऐसा कैसे होगा कि पहली बार हम प्लानिंग करें और पूरा परफेक्ट बन जाए, कुछ ना कुछ कमी तो रह जाएगी। तो उस कमी की बात हो रही है जिस कमी के बारे में आपको नॉलेज है। जैसे एग्जाम्पल है, आपने कोई भी बिजनेस शुरू किया और आप बोले कि इस प्रोडक्ट को या इस सर्विस को हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे सोशल मीडिया से। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपको समझना होगा कि आप इन्फ्लुएंसर हो, क्रिएटर हो तो नहीं हो। कि आपकी टीम में कोई ऐसा है जो इन्फ्लुएंसर है, जिसके अच्छे खासे फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं तो नहीं है। तो क्या आप किसी दूसरे क्रिएटर को पे करने की कैपेसिटी रखते हो जिसके फॉलोवर अच्छे खासे हैं तो नहीं है। तो जब ऐसा है ही नहीं, फिर आपको प्लान का हिस्सा है कि आप मार्केटिंग कराओगे सोशल मीडिया से, तो कैसे होगा। इसी की बात हो रही है कि एक लूप होल है, यही एक त्रुटि है। इस तरीके से बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। जैसे कुछ बिजनेस लोग करते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन को गैप कर देंगे या ट्रांसपोर्टेशन का बजट ही नहीं मैनेज करते हैं और बोलेंगे प्लान हमारा फिक्स है। तो त्रुटिहीन यानी कि कोई उसमें मिस्टेक ना हो का मतलब यही है कि जितना आपका और आपकी टीम का माइंड चल रहा है, एक एक लाइन पूरा क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से कैसे क्या होगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दूसरा क्या करना है कि आपकी टीम में कैसे लोग जुड़ रहे हैं, उनकी स्किल क्या है, उसके हिसाब से उनको यूज करना है। यूज करने का मतलब उनको काम देना है। जैसे कोई टेक का व्यक्ति है तो उससे टेक का काम कराइए, उससे सेल्स मत कराने लगिए। कोई सेल्स का व्यक्ति है तो उससे आप ऑफिस मैनेजमेंट मत कराइए, उससे सेल्स का ही काम कराइए। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके की टीम आपकी है और कैसे उसको आप यूज करते हैं। ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपको अपने बिजनेस को, व्यापार को बड़ा करना है तो आपको टीम की जरूरत पड़ेगी। आप स्टार्टिंग कर सकते हो सिंगल, अकेले 2 लोग मिल करके, नो प्रॉब्लम। बट अगर बड़ा करना है तो आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी और टीम को हमेशा मैनेज करना आपको आना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए। अगर प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी आपको सोचना चाहिए। अब इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि अगर प्लान बी रहेगा तो प्लान ए में काम कैसे करेंगे। बहुत सारे लोगों का आप सुने होंगे कि प्लान बी नहीं होना चाहिए, तभी तो प्लान ए में पूरा फोकस रहेगा, अदरवाइज प्लान बी पे फोकस रहेगा। कहने का मतलब यह है कि आप स्टार्ट कर रहे हो, प्लान बी का मतलब सिर्फ ये हुआ कि ए फेल हुआ तो हम बी को ढूंढ लेंगे। इतनी कैपेसिटी आपका रहे, इतना ब्रेन आपका एक्टिवेट रहे। ऐसा ना हो कोई आपने प्लान बनाया, वो फेल हो गया, फिर आप सो गए। प्लान फेल कभी नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है जो आप पूरा नहीं कर पाते। फर्स्ट प्लान आपने बनाया वो फेल हो गया,
तो उसमें सर्च कीजिए क्या प्रॉब्लम रह गई, क्या ये हमारे कैपेसिटी के बाहर थी, क्या बहुत ज़्यादा इसमें खर्चे आ रहे थे, बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत थी, कुछ भी चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो कैपेसिटी है, जो आपके पास टीम है, उसके हिसाब से दूसरा प्लान बनाए, दूसरा फेल तो तीसरा बनाए, तीसरा फेल तो चौथा बनाए। क्योंकि इस तरीके से करते 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 हम किसी न किसी सही प्लेस पर पहुंच जाएंगे जहां से हमारा काम आगे बढ़ जाएगा। ऑथर कहते हैं कि कोई भी आदमी तब तक नहीं हार सकता जब तक कि वह मैदान छोड़कर न भाग जाए। हेनरी फोर्ड बहुत ही सक्सेसफुल होने के बाद फेल हुए और उन्होंने रास्ता दूसरा चूज किया। थॉमस एल्वा एडिसन बहुत बार फेल हुए, उन्होंने भी अपना रास्ता बदला और शुरू किया। हम अभी रियल लाइफ में आते हैं। नैनो जब लॉन्च किया गया था तो एक तरीके से पूरी तरीके से फेल हो गया। रतन टाटा इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अपने उस काम में फेल हो गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर से रिबैक किया। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे लाइफ में पड़े हुए हैं, आप रियल लाइफ में देख सकते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। कहने का मतलब यह है कि प्लान ए अगर आपका कैंसिल होता है, नहीं होता, तो प्लान बी आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऑथर ने भी बोला कि आप तब तक नहीं हारते जब तक मैदान छोड़ के नहीं भाग जाते। और उनका कहना है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अगर आप प्रयास करना छोड़ देते हैं, यानी आपका लग रहा है कि हाँ काम पूरा प्रोसेस में हमारा चल रहा है, टारगेट तक हम जा सकते हैं, लेकिन आप पहले ही उस काम को छोड़ देते हैं, तो उन्होंने एक वर्ड किया भगोड़ा, कि ऐसे लोग भगोड़े होते हैं और भगोड़े कभी विजयी नहीं हो सकते। उनका कहना है कि इस लाइन को आप लिख लें और उसे रोज पढ़ें, एक कागज पर लिख लें। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ कि अपने टीम में ऐसे लोगों को हमेशा चुनें जो फेल हो जाने पर उसको बहुत सीरियसली ना ले लें, डीमोटिवेट ना हो जाए। हमेशा मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति के साथ अपना टीम बनाएं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए फाइनेंस की बहुत ज़रूरत है, बिना फाइनेंस के स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। ये बहुत ही रॉन्ग सिचुएशन है, ये बहुत ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो मनी होती है, जो प्रॉस्पेरिटी होती है, उसमें कुछ क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है? कि वो चल नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो सुन सकता है। और जब आप इसकी प्रबल इच्छा अपने मन में रखते हैं तो वो प्रॉस्पेरिटी आपको सुनती है और आपको फॉलो करते हुए आपके पास चली आती है। यहाँ बात की जा रही है कि आप जिस भी व्यापार के बारे में काम करना चाहते हैं, जो भी काम शुरू करना चाहते हैं, उसमें आप लीडर बनना चाहते हैं या फॉलोअर बनना चाहते हैं। दो तरह की क्वालिटी होती है लोगों में, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लीडर बनोगे या फॉलोअर बनोगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप फॉलोअर बनते हैं तो इंसल्ट वाली बात है, लेकिन ऐसा ये भी है कि आप अगर फॉलोअर बनते हैं तो जो लीडर्स को फैसिलिटी मिलती है, जो लीडर्स को प्रॉफिट हो सकता है, उतना प्रॉफिट आप नहीं कर सकते। लेकिन जो बहुत सारे लीडर्स होते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया, वो पहले किसी न किसी के फॉलोअर ही बने। फॉलोअर बनने में एक फ़ायदा ये है कि आपको लर्निंग बहुत प्रोसेस तेज से मिलती है, लेकिन आपको समझदार फॉलोअर बनना पड़ेगा। और अगर आप समझदार फॉलोअर हैं तो आपको लीडर बनने की जो जर्नी होगी वो बहुत ही फास्ट होगी, बहुत ही परफेक्ट होगी। अब यहाँ पर ऑथर कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी एक व्यक्ति में होना चाहिए जिससे कि वो लीडर बन सकता है। क्योंकि यहाँ बात हो रही है लीडरशिप की, बात हो रही है अपने बिजनेस को स्ट्रांग बनाने की। तो हम आते हैं और एक एक पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। प्रमुख क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहला कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। यह साहस यानी कॉन्फिडेंस स्वयं के ज्ञान और अपने व्यवसाय के ज्ञान पर आधारित होता है। यानी कि कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं होना चाहिए हवा हवाई, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपने काम को कितना आपका पकड़ है उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि जब ऐसा होगा तो ही आपको टीम के लोग आपको फॉलो करेंगे। सेकंड है आत्मनियंत्रण, यानी कि सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपनी टीम को कभी भी संभाल नहीं सकता। और आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपको देख रहे हैं, आपकी टीम आपको देख रही है, तो आपको सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा आपके अंदर होना चाहिए। आपको दूसरों पर जजमेंट आपका सही होना चाहिए अपनी टीम पर। नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि जब तक आपका जजमेंट का जो नेचर है वो सही नहीं होगा, वो कल्चर आपका सही नहीं होगा, तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सही है कौन गलत है और किस तरीके से क्या मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय की निश्चितता, यानी कि आप जो भी निर्णय ले रहे हो वो कंफर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर मिनट, हर एक दिन, हर 2 दिन पर आपका प्लान चेंज हो रहा है, तो नहीं, इसको ना ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं। कन्फर्मेशन होना चाहिए कि आप किस तरीके का क्या निर्णय ले रहे हैं। प्लानिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि जो भी आप स्टेप ले रहे हैं पहले बहुत ही निरीक्षण कीजिए, टीम के साथ बैठिए और प्लानिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर प्लानिंग बार बार चेंज होगा और आपकी टीम में कोई अच्छा पर्सन है जिसका लीडरशिप की क्वालिटी है, वो 100% आपको छोड़ के चला जाएगा। सो आपको बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए अपने डिसीजंस पर।
जितना मिले उससे ज़्यादा देने की आदत। यानी कि अगर ये एक इंटरव्यू भी हुआ था रोहित शेट्टी जी का, अगर आपने देखा होगा लेटेस्ट, उन्होंने यही कहा था कि जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ है, अगर वो 100 रुपीज़ उसको पेमेंट मिल रही है तो उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए कि 1000 का वो काम करके दे। और वही चीज़ यहाँ रिपीट की जा रही है कि जितना आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा आप अपनी टीम के लिए करने के लिए वो हैं, एक्साइटेड हैं, तब जाकर के टीम आपके साथ रुकी रहेगी और आपका जो काम है वो भी काफ़ी एक्सपेंड करेगा। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी हैप्पीनेस होनी चाहिए, क्योंकि व्यापार में या किसी भी काम में अप एंड डाउन होता है, तो पर्सनालिटी आपकी हैप्पी होगी तो टीम आपके साथ कनेक्टेड रहेगी। समझ होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, यानी आपकी टीम में अलग अलग टास्क लोगों को मिला है तो सबको अलग अलग प्रॉब्लम होगी, तो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि ऐसे कंडीशन में अपनी टीम को संभाल के रख सकें। विवरण की कुशलता, यानी कि विवरण का मतलब क्या, डिटेलिंग। जिस काम को आप कर रहे हैं उसकी डिटेल आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको इंटरनेट की हेल्प लेना पड़ेगा, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको डिटेलिंग ज़रूरी है, क्योंकि आपकी टीम कुछ क्वेश्चन पूछेगी, आपके पास कुछ भी पता नहीं होगा तो वो टीम वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा। आप बहुत सारे स्पोर्ट्स में देखे होंगे जो कैप्टन होते हैं वो जब भी अगर मैच हार जाते हैं पूरे डिसीजन अपने ऊपर ले लेते हैं, पूरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे वजह से हुआ, और जब वो दिए जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम के ऊपर डाल देते हैं। तो ये बहुत ही शानदार एक क्वालिटी होती है लीडर की कि अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, अगर कुछ बेहतर हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी होनी चाहिए लीडरशिप में। और सहयोग, यानी कि हेल्प, किस तरीके से किसका आपको हेल्प करना है। बहुत सारे लोगों को आपको इमोशनल हेल्प करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल हेल्प करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को अलग तरीके के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो बात ऐसे नहीं कि आप हेल्प कर ही दो, बात ऐसे है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए हेल्पिंग नेचर की, कि आपको टीम को पता हो कि अगर कोई दिक्कत हुआ और अगर आप कैपेसिटी है आपके अंदर तो आप उसका हेल्प ज़रूर करोगे। ये सारी क्वालिटी अगर आपके अंदर होता है, हम लोग 11 पॉइंट की बात किए हैं, तो अकॉर्डिंग टू नेपोलियन हिल और रियल लाइफ में भी ऐसा देखने को मिला है। अगर ऐसा है तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। इस चैप्टर में पूरी तरीके से ये समझाया जा रहा है कि लीडरशिप क्वालिटी कैसे जनरेट करें, जिसका नाम है सुव्यवस्थित योजना। यानी कि अगर आप योजना बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप लीडरशिप वाला काम कर रहे हो। तो पूरी तरीके से फोकस किया गया है लीडरशिप के बारे में। हम लोग आगे बात करने वाले हैं पार्ट 2 में कि कौन कौन सी क्वालिटी एक लीडरशिप में नहीं होनी चाहिए। पार्ट 1 में हमने बात की कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले कहते हैं नेपोलियन हिल कि कोई भी लीडर हो, अगर उसने अपने छाप को लोगों के साथ बातचीत करके, सामंजस्य करके, कोलैबोरेशन करके क्रिएट किया हुआ है, तब वो रिलेशनशिप उसके लंबे चलेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन लंबा चलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी लीडरशिप जो प्रेशर में आकर के पावर का यूज करके बनाया जाता है, वो लंबे समय तक नहीं चलता। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हैं कि नेपोलियन, मोलोसिन और हिटलर, इनकी लीडरशिप बहुत लंबी नहीं चल पाई, क्योंकि ये एक प्रेशराइज कंडीशन में जाकर के अपनी टीम को क्रिएट किए, शक्ति का यूज करते थे अपनी टीम को बनाने में। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि लोग पीछे से बोलेंगे हाँ मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बातचीत में करेंगे हाँ सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन रियली में ऐसा नहीं करते। रियल लाइफ में आप देख सकते हैं बहुत सारे MLM कंपनी हैं, मैक्सिमम ऐसी कंपनियां हैं जिनके लीडर सोचते हैं कि मैं जो बोलूँगा वही सब लोग करेंगे। आज ये इंडस्ट्री बहुत ही कम ग्रो की जितना समय इसको दिया गया। बाकी कुछ कंपनियां बहुत अच्छा की हैं क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी वहाँ पर अच्छी है। मैं इसलिए इस टॉपिक को टच कर दिया क्योंकि ये रियल लाइफ में हमें देखने को मिल रहा है। बाकी जो लोग बेहतर काम कर रहे हैं और अपने टीम के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास एक पावर है और टीम को जो बोलेंगे वो करेगा, और टीम ऐसा करेगा नहीं। तो आगे बता रहे हैं नेपोलियन हिल ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए एक लीडर में। सबसे पहली क्वालिटी जो नहीं होनी चाहिए वो ये है कि विवरण व्यवस्थित करने की अयोग्यता। यानी कि डिटेलिंग अगर आप कलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए दिक्कत वाली बात है। कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपके पास अपनी टीम की, प्रोडक्ट की, सर्विस की एक ही चीज़ की डिटेलिंग आपके पास होनी चाहिए। और अगर कोई चीज़ फेल हो गया और आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं था, तो एक तरीके से आप ये प्रमोट कर रहे हो कि आपके अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं बैलेंस करने की। क्योंकि आप सोचो आप जिस बिजनेस कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, उसके डिटेलिंग लेने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो कर क्या रहे हो फिर, है ना। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं कि एक एक चीज़ का आपको जानकारी नहीं है तो ये आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ है। दूसरा है कि विनम्र सेवा करने की अनिच्छा। अनिच्छा मतलब कि इच्छा ना हो। जैसे बहुत सारे लीडर होते हैं कि अपने आप को सुपीरियर बन गए कि नहीं नहीं हम ही है सब कुछ, ऐसा नहीं।
अगर ऐसा होगा तो दिक्कत हो सकती है। एक स्टेटमेंट बहुत पुराना है जो कहते हैं कि तुम में से सबसे महान व्यक्ति सबका सेवक होगा, यानी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वो सबका सर्विस देगा, सबको सेवा करेगा। यानी आप जितने बड़े पोस्ट पर हैं आपके पास उतना ही ज़्यादा काम है, एक लाइन में ये, है ना। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि अपने ज्ञान के लिए भुगतान को उम्मीद करना। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पर्सनली मैं मिला भी हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके पास नॉलेज है, वो सोचते हैं कि मुझे रिवॉर्ड चाहिए, फाइनेंशियल रिवॉर्ड या किसी भी तरीके से, या उनकी टीम या सोसाइटी उनको रेस्पेक्ट दे। ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास जो नॉलेज है उसको आपको इन कैश करना पड़ेगा, आपको उसको एक्सचेंज करने आना चाहिए। उस नॉलेज को अपनी टीम में ट्रांसफ़र करके उसको जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो आप उसको, इस टेक्निक को सीखना पड़ेगा कि कैसे हम अपनी थॉट फॉर्म को, अपने नॉलेज को टीम में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें और अपनी टीम को सिखाएं। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि समर्थकों की प्रतियोगिता का डर। यानी ये तो बहुत ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम किसी को सिखा देंगे ना तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा, अगर हम किसी को टीचिंग कर दिए, उसको स्किल दे दिए तो हमसे आगे निकल जाएगा। एक रियलिटी यही है कि आप अगर फ्री होना चाहते हैं अपने काम से एक लेवल पर, तो आपको अपनी टीम को सब कुछ सिखाना पड़ेगा। अगर आप सब कुछ नहीं सिखाओगे तो आपकी टीम स्ट्रांग कभी बनेगी ही नहीं। एक बिजनेसमैन कोई हैं, मैं उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे कौन है, वो कहते हैं कि मैं अपनी टीम को इतना एजुकेट करूं, इतना एजुकेट करूं कि वो दूसरे किसी कंपनी में चले जाएं तो यहाँ से जो सैलरी उनको मिल रही है वहाँ उससे 3 से 4 गुना 5 गुना तक मिले। लेकिन दूसरे साइड अपनी टीम को हम इतना केयर करें, इतना सपोर्ट करें कि वो हमें छोड़ के कभी जाए ही नहीं। वो कोई इंटरनेशनल कंपनी है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट है उनका। यानी कि आप लर्निंग भी करो, आप टीचिंग करो अपनी टीम को, और उनका सपोर्ट भी आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कल्पनाशीलता का अभाव, यानी इमेजिनेशन की कमी। होता है ना आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। जब आप सब कुछ पॉजिटिव सोच लोगे फिर कुछ निगेटिव इवेंट होगा तो करोगे क्या, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इमेजिनेशन पावर आपके पास होनी चाहिए कि अगर लॉस की कंडीशन में गए तो कितना लॉस होगा, क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, हम कैसे उससे बाहर निकलेंगे। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें इमेजिन नहीं कर रहे हैं और अचानक से कुछ डाउनफॉल आया तो फिर उस समय अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वार्थ। उस लीडर से सभी लोग चिढ़ते हैं जो अपने समर्थकों का काम सारा श्रेय खुद ही ले लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं। अभी अभी आपने देखा क्रिकेट इंडियन टीम जो अभी जीती है, और उससे पहले भी जब भी हुआ है, तो ये बात हमेशा दिखता है कि जो कैप्टन होते हैं वो टीम को पूरा पूरा दे देते हैं क्रेडिट। जीत गए तो टीम का क्रेडिट, और अगर मैच हार गए तो हमारी। यही एक लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। अगर कोई ऐसा लीडर है जो किसी भी अपने टीम के व्यक्ति का काम का श्रेय ले लेता है कि मैंने किया मैंने किया, तो होता क्या है कि जो और टीम के लोग हैं वो कभी भी उस लीडर के साथ आगे लंबा कभी नहीं चलना चाहेंगे। क्योंकि लोग व्यक्ति पैसे के साथ साथ, फाइनेंस के साथ साथ इमोशनली इन्वॉल्व होता है तो ही किसी काम को कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है असंयम, यानी कि पेशेंस। ये तो बहुत लॉजिकल, बहुत नॉर्मल चीज़ है कि जिस व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं है उसकी टीम उसको फॉलो कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो कभी मिसबिहेव कर सकता है, कभी भी कुछ छोटा मोटा होने पर ज़्यादा उत्तेजित हो सकता है, एक्साइटेड हो सकता है। तो इसमें टीम का तो लॉस है ही, उस पर्सन का जो पर्सनालिटी है वो भी डाउनफॉल हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट है निष्ठा का अभाव। निष्ठा का मतलब क्या हुआ, आपका वफादारी। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने काम के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, वो उस काम को लेकर के, अपनी टीम को लेकर के कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। और ये सबसे बड़ा रीज़न होता है किसी व्यक्ति के फेल होने का, कि वो अपने काम में ऑनेस्ट नहीं है। क्योंकि ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी हम जानते हैं। लीडरशिप की शक्ति पर जोर देना, ये वही बात हो रही है जो हमने शुरू में बात किया था, चैप्टर नंबर 2 में ही हमने बात किया था अभी, कि अगर आपकी लीडरशिप पावर पर बेस्ड है, अगर आप शक्ति के द्वारा किसी को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो टीम लंबी नहीं चल पाएगी। तो अगर आप लीडरशिप की शक्ति दिखा रहे हैं कि मैं तो इस पोस्ट पे हूँ, ये हूँ वो हूँ, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आपकी टीम आपके साथ कभी काम नहीं करेगी। एक है पद का जोर, जो कि सब लोग जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने पद का जोर दिखा रहा है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम मैनेजर हैं या कुछ भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी लोग उस लीडर को कभी भी फॉलो नहीं करते। तो ये 10 पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक किसी लीडर को इस सारे काम नहीं करने चाहिए। और अगर इस 10 क्वालिटी में से कोई भी एक चीज़ उस व्यक्ति के पास है तो उसको फेल होने से कोई रोक नहीं सकता। अब हर बात कर रहे हैं कुछ ऐसे कारण के बारे में जो फेल्यूर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
जिसके कारण लोग असफल हो जाते हैं। कुछ कारण हैं जैसा कि जीवन में अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य का अभाव, यानी एम आपका क्लियर नहीं है। जब एम क्लियर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। अपर्याप्त शिक्षा, एजुकेशन की कमी, आत्म अनुशासन की कमी यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन की कमी, बुरा स्वास्थ्य, हेल्थ आपका अच्छा नहीं है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। हेल्थ कई तरह के होते हैं, फिजिकल होते हैं, मेंटल होते हैं, इमोशनल होते हैं। अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो हमें ठीक करने के प्रयास में लगना चाहिए। हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, टाइम पर उठना चाहिए, अच्छे भोजन करने चाहिए और नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए, है ना। टाल मटोल की भावना यानी प्रोक्रास्टिनेशन की बात हो रही है। लगन का अभाव यानी कि काम में हम इन्वॉल्व नहीं है पूरी तरीके से। नकारात्मक व्यक्तित्व, निगेटिव पर्सनालिटी, ये क्या होता है? नेगेटिव पर्सनालिटी, बहुत सारे लोग आप देखेंगे अपने बारे में हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, या अपने काम के बारे में नेगेटिव बोलेंगे, लोगों के बारे में नेगेटिव बोलेंगे, सक्सेसफुल लोगों की कमियां निकालेंगे। ऐसी पर्सनालिटी भी असफल होने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की इच्छा, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ काम नहीं करना चाहते बट वो रिवॉर्ड चाहिए। निर्णय की उचित शिक्षा का अभाव, सही तरीके से डिसीजन न ले पाना, मिक्स डिसीजन लेना, हाँ ना लगा हुआ है। अगला है अति सावधानी, यानी कि किसी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा डरना। अगर आप किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा डरेंगे तो जाहिर सी बात उस काम को आप कर ही नहीं पाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है अनसक्सेस होने का। बिजनेस में सहयोगियों का गलत चुनाव, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। व्यवसाय का गलत चुनाव, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपनी पर्सनालिटी, अपनी टीम, अपने बजट के हिसाब से प्लान न करके कुछ और ही प्लान करके बैठे हैं तो उसमें भी असफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिजूल खर्ची की आदत, ऐसा बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं कि खर्चे की ज़रूरत नहीं फिर भी वो एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। उत्साह का अभाव, एक्साइटमेंट की कमी है। असंयम यानी कि कंट्रोल नहीं है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कभी कुछ बोल दिया कभी कुछ कर दिया। अगली बात कर रहे हैं दूसरों के साथ सहयोग करने की अयोग्यता, यानी आप अपनी टीम का हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो इसमें भी आप अनसक्सेस हो सकते हैं। शक्ति जिसे अपने प्रयासों से हासिल न किया गया हो, बहुत से लोग हैं जिनको वो ब्लेस्ड हैं कि उनको अपने फैमिली से कोई बिजनेस मिल गया, कोई काम मिल गया, एक पोजीशन पे हैं तो प्रॉपर उसका यूज नहीं कर पाते वो, है ना। जानबूझकर बेईमानी करना एक तो मिस्टेक्स हो जाता है, इस पर भी डीप में जाएंगे तो, लेकिन उस पर डीप में नहीं जाते हैं, बस ये समझते हैं जानबूझ के बेईमानी न करना। घमंड और अहंकार, हम सबको पता है। सोचने के बजाय अनुमान लगाना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग मिलेंगे, हमें लगा कि ऐसा होगा इसलिए हमने ऐसा स्टेप लिया, तो लगने पर अगर काम करेंगे तो काम गड़बड़ होना तय है। पूंजी का अभाव, बहुत सारा ऐसा काम है जहाँ फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है बट अगर फाइनेंस प्रॉपर नहीं है, अमाउंट हमारा प्रॉपर नहीं है तो वो काम भी रुक जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से हम अनसक्सेस हो जाते हैं अपने लाइफ में। आगे ऑथर बात कर रहे हैं कि हम आत्म सुझाव के द्वारा अपना विश्लेषण करें। कैसा विश्लेषण करें? एक तरीके से एनालिसिस करें अपना, वीकली, मंथली और ईयरली, कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे काम में कहाँ कमी रह गई, हमारे व्यापार में किन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, किस पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। सबसे ज़रूरी है कि हम अपने पर्सनालिटी को डेवलप करें और पर्सनालिटी पर बिल्कुल एनालिसिस करें वीकली, मंथली और ईयरली। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आत्मविश्लेषण करने से पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक आत्मविश्लेषण का हिस्सा ही है, कि सबसे पहले आप जानें कि आपकी कीमत क्या है। ये बहुत ही डीप चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीमत जानने का मतलब क्या? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है, ऑनेस्टली उनको पता है कि अगर वो कहीं जॉब करने जाएंगे तो उनको कितनी इनकम मिलेगी, बट वो उससे 2 से 3 गुना सोच करके रखते हैं। और यही बिजनेस पे उल्टा होता है। बिजनेस में हम अपने वैल्यू को, अपने प्रोडक्ट को हम बहुत सस्ते में बेचना जानते हैं, जो कि उसका वैल्यू कुछ और हो सकती है। तो कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा ये आपको आत्मविश्लेषण से पता चलेगा। और ये कभी मत सोचिए कि जितनी आपकी आवश्यकता है उतनी ही आपकी वैल्यू है। अगर आप, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लेते हैं आपको 50,000 रुपीज़ की आवश्यकता है मंथली, तो ज़रूर नहीं है कि 50,000 ही आपको मिलेगा। अगर आपकी योग्यता कम है तो आपको 50 से कम मिलेगा, अगर आपकी योग्यता ज़्यादा है तो 50 से ज़्यादा मिलेगा। तो आपकी योग्यता का और आपके नीड का, इन दोनों का कोई मेल जोल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए और अपनी पर्सनालिटी का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम समझ सकें कि बाज़ार में हमारा मूल्य क्या है। अब हम आते हैं और समझते हैं कि आत्मविश्लेषण करने के लिए किन किन पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए और सारे क्वेश्चन के आंसर में ही आपका पूरा विश्लेषण हो जाएगा। सबसे पहले
क्या मैंने वो लक्ष्य हासिल कर लिया जो मैंने इस साल बनाया था? अगर हाँ या ना, आपको टिक करना है। यानी यस नो का आप एक पेपर बना लीजिए, क्वेश्चन है यस नो लिख लीजिए और टिक लगाते चलिए क्या आंसर आपको मिल रहा है अपने आप से। क्या मेरे व्यवहार का भाव हमेशा तालमेल और सहयोग का रहा? क्या मैंने टाल मटोल किया? क्या मैंने हमेशा तत्काल और निश्चित निर्णय लिए? क्या मैं कभी अति सावधान या कम सावधान रहा हूँ? क्या कार्यस्थल पर मेरे सहयोगियों के साथ मेरा संबंध खुशी वाला रहता है, सुखद रहता है? क्या मैंने अपनी आदत में असंयम का परिचय दिया? क्या मैंने किसी भी रूप में अहंकार का प्रदर्शन किया? क्या मेरे विचार और निर्णय अंदाजे पर आधारित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगा इसलिए हमने किया, इससे तो बहुत बच के रहना चाहिए व्यापार में। क्या मैं ऐसा कोई व्यवहार करने का दोषी हूँ जिससे मेरी अंतरात्मा कचोटती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बार मिस्टेक करते हैं, लोगों को पता नहीं चलता, बट हमें पता होता है कि हमसे गलती तो हो गई है, उसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। क्या मैंने किसी के प्रति अन्याय किया और यदि हाँ तो किस तरह से किया? अगर मैं वर्ष भर के लिए अपने स्वयं की सेवाओं को खरीदूं तो क्या मैं इस खरीद से संतुष्ट रहूंगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं जो अपने ही प्रोडक्ट से, अपनी सर्विस से खुश नहीं हैं, बट वो दूसरों को बेचते हैं। किसी ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका प्रोडक्ट की मार्केटिंग तो वो कर रहे हैं, बट वो प्रोडक्ट खुद ही यूज नहीं करते। अगर ऐसा है तो 100% आप फेल होने वाला हो, कोई बचा ही नहीं सकता। 100% होने वाले हैं, तो इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या मैं सही व्यवसाय में हूँ? वेरी क्लियर, बहुत ज़रूरी चीज़ है इसको जानना। क्या मेरी सेवाओं का खरीदार मेरे द्वारा की गई सेवा से संतुष्ट है? और अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 7, सुव्यवस्थित योजना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस चैप्टर को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।